आज के इस गणितीय सदन में संयुक्त रूप से आयोजित, जिसमें वर्ग 6, 7, 8 के विद्यार्थी बैठे हुए हैं, आप सबों के बीच आपके साथ लगातार गणित विषय पर चर्चा हो रही है। इस सदन में आप सभी लोग, इस सदन में उपस्थित विद्यार्थी गणित के उन अवधारणाओं को जिनका उपयोग जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में होता है, उन अवधारणाओं को कैसे उपयोग करेंगे इसके बारे में हम सीखते हैं। इस संयुक्त सदन के आयोजन का सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि गणित के क्षेत्र में विद्यार्थियों की जो प्रगति सबके लिए चिंता के विषय बनी हुई है, जैसा रिकॉर्ड बताता है, तो हम लोगों ने यह संकल्प लिया है कि जिस विषय के प्रति विद्यार्थियों में भय रहता है, उस विषय को हम लोग सीख करके यह बताएंगे या सीख करके यह समझेंगे कि गणित भय उत्पन्न करने वाला विषय नहीं, बल्कि गणित जीवन में आनंद प्राप्त कराने वाला विषय है। जीवन में गणित आपका दुश्मन नहीं, बल्कि आपके सच्चे मित्र की भूमिका में खड़ा है। जैसे श्वास के बिना जीवन असंभव है, उसी प्रकार बगैर गणितीय ज्ञान प्राप्त किए हुए इस जीवन में, इस युग में, युग के साथ समायोजित करना बहुत ही कठिन बात है। आपको सामने मैं कई ऐसे उदाहरण प्रस्तुत किया हूं जहां पर यह आपको अनुभव कराने की कोशिश किया हूं कि गणित जैसा विषय अगर नहीं होता तो हमारा जीवन एक पग भी आगे नहीं बढ़ पाता। अतः गणित के इसी अहमियत को समझाने के लिए, गणित के महत्व को बताने के लिए, और गणित विषय बहुत ही रोचक है, यह बात को एहसास कराने के लिए नियमित रूप से यह सदन की आयोजन होता है। तो आइए बिना समय गवाए हम गणित के इस सदन को शुरुआत करते हैं, लेकिन रोज की भांति जोरदार तालियों के साथ। आज जिन विषय के ऊपर आपके साथ मिलकर के चर्चा होने वाली है, उस विषय का नाम बोर्ड पर लिख दिया गया है। तो आज का मॉर्निंग मैथ असेंबलीज का टॉपिक्स क्या है? प्रतिशत भिन्न एवं वास्तविक जीवन में इसकी उपयोगिता। आज हम लोग प्रतिशत भिन्न के बारे में बहुत कुछ जाना, तब यह प्रश्न उठता है कि प्रतिशत भिन्न को जानने की क्या आवश्यकता है और जीवन के किन क्षेत्रों में इसकी उपयोगिता है। ओके, तो आज का विषय प्रतिशत भिन्न एवं इनकी उपयोगिता हमारे वास्तविक जीवन में, अर्थात यहाँ पर कई उदाहरण प्रस्तुत किए जाएंगे जहां पर प्रतिशत भिन्न की जानकारी जरूरत है और प्रतिशत भिन्न के आधार पर ही उन प्रश्नों का उत्तर दिया जाता है। अब प्रतिशत भिन्न के दायरे में पूरा कमर्शियल मैथ आता है, व्यवसायिक गणित, जहां पर लाभ, हानि, ब्याज, इन शब्दों से तो आप परिचित होंगे। जहां व्यापार में कितनी लाभ हुआ, कितनी हानि हुई, अगर क्रय मूल्य दिया हुआ है, प्रतिशत लाभ दिया हुआ है, तो विक्रय मूल्य क्या होगा, विक्रय मूल्य दिया हुआ है, लाभ दिया हुआ है, इत्यादि इत्यादि बहुत सारे प्रश्न जो होंगे, उन सारे प्रश्नों का उत्तर प्रतिशत भिन्न के द्वारा दिया जाता है। आज आइए इन्हीं बातों को हम लोग मिलजुल कर समझते हैं। तो मैं मिटा दूं? तो कैसे भिन्नों को प्रतिशत भिन्न कहते हैं? वह भिन्न जिसका हर 100 हो, वैसे भिन्नों को आप क्या बोलते हैं? प्रतिशत। जैसे 4/100,
52/100, 62/100, 172/100। तो वैसे भी जिसका हर 100 हो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? प्रतिशत भिन्न। अर्थात जब तुलना 100 के साथ की गई हो, जब संपूर्ण 100 हो, तब उस 100 के तुलना में कितने भाग हमारे पास हैं। जैसे 4/100 का मतलब हुआ कि 100 के तुलना में 4। यहां पर संपूर्ण कितना है? 100 को। और 100 में से कितने भाग आपके हैंड में है? 4 आउट ऑफ 100। तो हम कहेंगे यह 4/100 है। इस भिन्न को प्रतिशत भिन्न बोलते हैं। प्रतिशत भिन्न की शुरुआत व्यवसायिक गणित से हुई है, जब तुलना 100 पर की जाती थी। आज भी तुलना 100 पर की जाती है कॉमर्शियल क्षेत्र में। तो आइए 4/100, 52/100, 62/100 इन सभी भिन्नों को क्या बोलते हैं? प्रतिशत भिन्न। अब इस प्रतिशत भिन्न को लिखने का एक विशिष्ट तरीका है। 4/100 को लिखेंगे 4%। 52/100 को क्या लिखेंगे? 52%। और 62/100 का लिखेंगे 62%। अब इसको जरा हम ऐसे लिखते हैं 4/100 को आप लिख सकते हैं कि 1/100 को 4 से गुना किया गया है। 4 गुने 1/100। नेक्स्ट स्टेप में 4 और यह 1/100 है, इसके बदला में यह चिन्ह लगाते हैं। 1/100 के बदला में क्या चिन्ह लगाएंगे? 1%। यानी प्रति 100, हर 100 पर 4 है आपका। तो वैसे भिन्न जिसका हर 100 हो उसे प्रतिशत भिन्न बोलते हैं। और प्रतिशत भिन्न को इस तरह के इन चिन्हों का प्रयोग करके व्यक्त किया जाता है। जहां पर परसेंटेज का चिन्ह बताता है कि इसका वैल्यू P/Q में कितना होगा। अगर सिंगल यह है तो यह एक भिन्न है जो विशेष रूप में दिखाया गया है। तो इस भिन्न को P/Q फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे बताओ? 1/100। इतना बात समझ गए आप लोग? तो वैसे भिन्न जिसका हर 100 हो उसे क्या बुलाता है? प्रतिशत भिन्न। जहां पर 1/100 के लिए किस संकेत का प्रयोग करते हो लिखा ना, तो प्रतिशत लिखने की जरूरत नहीं है। The fractions whose denominator is 100 is called percentage fractions, and it can be written in a special form using that symbol, है ना। क्योंकि प्राचीन जमाने से लोग तुलना 100 पर करते हैं। अब आइए एक उदाहरण मैं देता हूं। अब आपको एक चीज मैं पहले बताया हूं, थोड़ी सी प्रारंभिक बात को आप जानेंगे कि दो भिन्नों को गुना करना, दो भिन्नों के गुणनफल में जो भिन्न प्राप्त होंगे उसका हर इनके हरों का गुणनफल होगा, उसका अंश इनके अंशों का गुणनफल होगा। तो जरा मैं आपको रिकॉल करता हूं, है ना। आई मेक यू रिकॉल कि आप उस नियम को जानते हैं अथवा नहीं जानते हैं। जैसे A/B में अगर C/D से अगर आप गुना करते हैं तो क्या पाते हैं आप? प्रोडक्ट में क्या पाएंगे? प्रोडक्ट का हर क्या होगा? AC। प्रोडक्ट का अंश क्या होगा? AC और हर क्या होगा? PD। इस नियम को जानते हैं? आप जानते हैं समतुल्य भिन्न में आपने क्या पढ़ा है? समतुल्य भिन्न में आपने पढ़ा है किसी भिन्न के हर और अंश में, है ना, हर और अंश में समान संख्या से गुना की जाए, 0 को छोड़ करके, तो वहां पर जो भिन्न प्राप्त होंगे पहले वाला भिन्न का समतुल्य होगा, है ना। अंश और दो भिन्नों के अंश और हर अलग होने के बावजूद भी अगर इक्वलिटी का बोध कराते हैं तो ऐसे दो भिन्नों को हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहते हैं। बातों को जानते हैं। अर्थात कोई भिन्न अगर C/D है, कोई भिन्न मान लो कि X/Y है और X में हम K से गुना कर दिए और Y में भी क्या कर दिए हम लोग
k से गुना कर दिए, और यहाँ पर जो फ्रैक्शन प्राप्त होगा वह x बटा y के क्या होगा, समतुल्य होगा। इन नियमों को आप जानते हैं, इसी नियम का उपयोग करके हम लोग अगली बात को सीखेंगे। ओके, क्लियर? अब चलिए एक सिचुएशन से मैं लाता हूं। एक सिचुएशन है, आपके विद्यालय में आज बच्चों की संख्या 50 है। कुल उपस्थित विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? मैं छोटा छोटा संख्या लेता हूं जिस पर आपको मानसिक क्रिया करना आसान होगा। आज आपके कुल विद्यार्थी अगर 50 है और इस 50 में 30 जो है लड़के हैं और 20 क्या हैं, गर्ल्स स्टूडेंट है। बॉयज स्टूडेंट कितने हैं? 30, और गर्ल स्टूडेंट कितने हैं? 20। भिन्न की क्या परिभाषा है? भिन्न बताता है कि संपूर्ण का वह कौन सा भाग है। अब मुझे बताओ कि 4, 5 का कौन सा भाग है, तो 4 और 5 में कौन सी क्रिया करनी होती है? अगर हमको यह जानना है कि 4, 5 का कौन सा भाग है, तो 4 और 5 में कौन सी क्रिया करनी होती है? किसमें किससे? किसमें किससे? 4 में 5 से। अगर हमें जानना है कि 20 100 का कौन सा भाग है, तो हम क्या करते हैं? 100 में 20 से भाग देते हैं कि 20 में 100 से भाग देते हैं? हमें यह पता करना है कि 20 100 का कौन सा भाग है। तो इसके लिए हमें 20 और 100 के बीच कौन सी गणितीय संक्रिया करनी होती है? किसमें किससे? 20 में 100 से। 20 100 का कौन सा भाग है, तो वहां पर 20 जो होगा वो डिविडेंड की जगह आएगा, और 100 कहां पर आएगा? डिवीजर की जगह। राइट? लेकिन 100 20 का कौन सा भाग है, तब कैसे पता करेंगे हम लोग? किसमें किससे भाग दे करके? 100 20 का कौन सा भाग है? 20 100 का कौन सा भाग है? ओके, इतना तो आप जानते हैं। तो मुझे बताइए कि 4 5 का कौन सा भाग है, तब हमें किसमें किससे कौन सी क्रिया करनी होगी? हाँ, एक बात को ध्यान देना है कि संख्याएं भाग में और घटाव में क्रम विनिमय नियम के पालन नहीं करती है। इन दोनों संक्रियाओं में यदि संख्याओं के क्रम बदल दिया जाए तो रिजल्ट क्या होते हैं? बदल जाते हैं। इसलिए जब भी दो संख्याओं के बीच भाग की क्रिया करते हो या घटाव की क्रिया करते हो, तो यहाँ पर सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है इस बात को जानना कि किसमें से किसको घटाया जाना है और किसमें किससे भाग दिया जाना है। लेकिन जब दो संख्याओं को जोड़ रहे हो, गुणा कर रहे हो, तो यहाँ पर महत्वपूर्ण है किसमें किसको जोड़ा गया और किसमें किसको गुणा किया गया। किसी भी क्रम में आप जोड़ते हो, गुणा करते हो, तो गुणनफल और योगफल में कोई परिवर्तन, लेकिन संख्याओं के बीच में क्रम का ख्याल किन दो संक्रियाओं में करते हैं? घटाव में और भाग में। इतना बात समझ गए ना? अब मुझे तो आपके पास यह रिपोर्ट है कि 50 कुल स्टूडेंट है। टोटल स्टूडेंट कितने हैं? 50। टोटल स्टूडेंट 50 है। अब है 50 में लड़कियां कितनी है? 20। लड़के कितने हैं? 20। तो लड़कियां कुल का कौन सा भाग है? तब क्या करना होगा यहाँ पर भी वही, लड़कियां कुल का कौन सा भाग है, इसको पता करने के लिए लड़कियों की संख्या और कुल संख्याओं के बीच कौन सी क्रियाएं होगी? किसमें किससे? ओके, तो हम यहाँ पर लड़कियां कुल का कौन सा भाग है, इस बात को पता करने के लिए लड़कियों की संख्या में कुल से भाग करेंगे, है ना? अब मुझे एक
यहाँ पर होल कौन है? वो संपूर्ण किसको लिया गया है? 50 को। और उसी का वो भाग है, लड़की हो या लड़का हो, वो 50 का ही ना भाग है। तब लड़कियां, लड़का का कौन सा भाग है, इस बात को पता करने के लिए, यानी कि लड़कियां का भिन्न क्या है, लड़कियां का आपको भिन्न पता करना। भिन्न माने कुल से तुलना करना। भिन्न माने क्या होता है? कुल के तुलना में बताना कि आपके हैंड में कितने हैं। ये बात तो बहुत बेहतरीन से बताई गई है। चलिए, तो लड़कियां कुल का कौन सा भाग है? 20/50। 20/50। क्लियर हो गया ना जी? यस सर। अब लड़कियों का भिन्न पता चल गया, कुल का 20/50 है। अब इनको भिन्न को प्रतिशत में बदलना है, अर्थात इस भिन्न को वैसे समतुल्य भिन्न में बदलना है जिससे हर उनका क्या हो जाए? 100 हो जाए। साथ ही साथ जो नया भिन्न प्राप्त होगा, अलग अंश और हर वाली, वह पहले के क्या होगा? समतुल्य होगा। और समतुल्य का नियम क्या है? समान संख्या 0 को छोड़कर के नॉन जीरो नंबर से अंश और हर को गुना करने के बाद गुणनफल के रूप में अंश और हर जो मिलेगा उससे बना भिन्न पहले वाला भिन्न का समतुल्य होता है। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, अब हमको 20/25 को वैसे समतुल्य भिन्न में बदलना है जिसका हर कितना हो जाए, और यह भिन्न इसके बराबर है। तो यहाँ पर समतुल्य भिन्न के रूप में बदलने के लिए हमेशा नॉन जीरो नंबर से गुना करना पड़ता है, सेम टाइम में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। ओके, तब यहाँ पर 100 करने के लिए 50 में क्या करना होगा? पूरा करना होगा। कितना से? 2 से। यस। तो 100 करने के लिए यहाँ 50 में आप 2 से गुना कर दिए, तो यह भिन्न इसके बराबर हो, इसके लिए क्या होगा? साइन ऑफ इक्वालिटी यहाँ पर होल्ड करे, तो हमने तो हर में 2 से गुना कर दिया, तो हमें अंश में क्या करना होगा कि यहाँ पर जो भिन्न प्राप्त होगा इसके बराबर होगा। यस। तो हमने 20 को 2 से गुना कर दिया, और इस प्रकार हमें गुणनफल के रूप में अंश में गुना कौन सा हुआ? 40, और हर में कौन सा गुणनफल प्राप्त हुआ? अब देखिए, लड़कियों का जो भिन्न था उस भिन्न को हम प्रतिशत भिन्न के रूप में परिवर्तित कर दिए। समतुल्य का नियम, समतुल्य भिन्न का जो नियम है उसकी ख्याल करते हुए हमने बदल दिया। अब मुझे बताइए कि लड़कियों का कुल का कौन सा प्रतिशत है? यानी कि लड़के अगर कुल संख्या 100 होती तब लड़कियां कितने होते? वास्तव में लड़कियों की कुल की संख्या 100 है ही नहीं है। अर्थात यह जो तुलना है, यह 100 पर तुलना है, यह वास्तविक तुलना नहीं है। वास्तविक उपस्थिति कुल का 50 है और वास्तविक उपस्थिति लड़कियों का कितना है? 20 है। लेकिन इस प्रतिशत में बताया जा रहा है कि यदि कुल संख्या 100 होती तब लड़कियां कितना होते? 40। लेकिन वास्तव में कुल संख्या आपकी 100 नहीं है, और ना वास्तव में आपकी लड़कियों की संख्या 40 है। वास्तविक यह बात है कि लड़कियां 20 है आउट ऑफ 50। कुल संख्या 50 हो, अर्थात 50 भागों में बांट दिया जाए तो लड़की के पक्ष में कई भाग आएंगे। कुल का कितने भाग आएंगे? 20 भाग आएंगे। ओके, समझता क्या? तो प्रतिशत भिन्न के लिए पहले वास्तविक भिन्न प्राप्त करो, और वास्तविक भिन्न को प्रतिशत भिन्न के रूप में या ऐसे समतुल्य भिन्न के रूप में परिवर्तित करो जिससे उसका हर क्या हो जाए? 100 हो जाए। तो पहले क्या करना है? वास्तविक भिन्न को प्राप्त करना है, फिर वास्तविक भिन्न को समतुल्य का नियम का प्रयोग करके ऐसे भिन्नों में तब्दील करना है जिससे उनका हर क्या हो जाए? 100 हो जाए। तो उसके संगत जो अंश होगा उसको बोलेंगे इतना प्रतिशत। जैसे 100 के संगत 40 अंश है तो क्या हो गया? 40%। और जरा इसको और डिटेल्स में लिखते हैं। अब 40/100 को आप लिख सकते हैं कि 1/100, यह यूनिट फ्रैक्शन जो है 1/100, दिस इज कॉल्ड यूनिट फ्रैक्शन। यह यूनिट फ्रैक्शन उसमें कितनी बार है? 40 बार। तो हम लिख सकते हैं 40 गुने 1/100। अब आपको 40 लिखिए, गुने 1/100 है, इसके बदले में आप इस सिंबल का प्रयोग करें, क्योंकि ये चलन में है शुरू से।
जब ऐसी बात होती गई थी तो उसी समय यह संकेत दी गई थी। इसलिए कन्वेंशन है, परंपरा है। हम प्रतिशत के लिए दूसरे भी सिंबल का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन कन्वेंशन का ख्याल करना है, क्योंकि कन्वेंशन से यह पता चलता है कि दुनिया में इस क्षेत्र में जो प्रयास हुई है, कब से हुई है, किस तरह से हुई है और किस दिशा में हुई है। इसलिए हम विज्ञान के विद्यार्थी परंपराओं के भी निर्वहन में हम ख्याल करते हैं। परंपराएं भी कोई चीज होती है। आप समझ गए ना? चलिए अब मैं फिर सिचुएशंस दे रहा हूं आपके पास। चलिए मैं एक सिचुएशन दे रहा हूं। आपके पास 20 मिठाई है और 2 तरह की मिठाइयां हैं, लड्डू है और रसगुल्ला है। तो 20 मिठाई है, जिसमें लड्डू जो है वो 5 है और रसगुल्ला कितना है? 15। यही आपके पास सिचुएशन है। अब बताना है कि रसगुल्ला कुल का कौन सा प्रतिशत है और लड्डू कुल का कौन सा प्रतिशत है। समस्या क्या है? लड्डू कुल मिठाइयां का कौन सा प्रतिशत है? और रसगुल्ला कुल मिठाइयां का कौन सा प्रतिशत है। समस्या यही है। तो फर्स्ट स्टेप में लड्डू कुल का कौन सा भाग है, पहला वास्तविक भिन्न प्राप्त करेंगे, फिर उसको ऐसे समतुल्य भिन्न में बदलेंगे जिससे उसका हर क्या हो जाए? 100 हो जाए। तब हम यह कह सकने की स्थिति में होते हैं कि लड्डू कुल का कौन सा प्रतिशत है। यदि मिठाइयों की संख्या 100 होती तब उसके तुलना में रसगुल्ला आपके पास कितने होते हैं और लड्डू आपके पास कितने होते हैं। समझ गए ना? क्लियर? तो फर्स्ट स्टेप में वास्तविक भिन्न को प्राप्त करना, सेकेंड स्टेप में उसको ऐसे समतुल्य भिन्न के रूप में परिवर्तित करना जिससे उनका हर क्या हो जाए? 100 हो जाए। और जब हर 100 प्राप्त हो जाती है तब वह कुल का कौन सा प्रतिशत है हम कह सकने की स्थिति में होते हैं। क्लियर है जी? चलिए आइए इसको सोल्व कीजिए। कौन सोल्व करेगा? पहले फर्स्ट स्टेप में क्या पता करना है? फर्स्ट स्टेप में क्या पता करना है कि लड्डू कुल मिठाई का कौन सा भाग है, कौन सा वास्तविक भाग है। कैसा भाग है? वास्तविक भाग है या वास्तविक भिन्न है। सेकेंड स्टेप में क्या करना है? समतुल्य भिन्न के रूप में परिवर्तित करना। समतुल्य भिन्न के रूप में परिवर्तित करना जिससे उनका हर क्या हो जाए? जिससे हर क्या हो जाए? 100 हो जाए। है ना? इन्हें करना है आसान। तो आइए आप लोग से उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न का समाधान आप स्वयं करें मेरे सामने। कौन करेगा? तुम करेगी? तुम भी करेगा? और कौन करेगा? यस, देयर आर 3 रेज्ड हैंड, ओनली 3 हैंड्स, ओनली 3 हैंड्स आर रेज्ड। क्या बाकी लोग नहीं समझे? चलिए जो विद्यार्थी समझे हैं वे आवे। और यहाँ पर पहला कि जिसकी प्रतिशत पूछी जा रही है, सवाल क्या है? सवाल क्या है कि लड्डू कुल का कौन सा प्रतिशत है। सवाल क्या है? लड्डू कुल का कौन सा प्रतिशत है, इन्हें पता है। फिर रसगुल्ला भी कुल का कौन सा प्रतिशत है।
है ना। तो मैं इसको भी डालता हूँ, रिपोर्ट यहाँ पर लिखा हुआ है। अब इसी रिपोर्ट के आधार पर आपको यह पता करना है। आइए चलिए, क्योंकि हमारे देश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लड़कियों को आगे बढ़ाओ, इस तरह की पवित्र क्रांतियां चल रही है, आंदोलन चल रहे हैं और सभी के द्वारा इसका समर्थन मिल रहा है। तो यह हमारे भी कक्ष में दिखना चाहिए कि यहाँ भी लड़की को बढ़ाने के लिए यह सदन हमेशा प्रयत्नशील है। तो क्यों नहीं सबसे पहले अवसर लड़कियों को दिया जाए। आओ और समाधान करो। पहले क्या पता करना है कि लड्डू फूल का, पहले क्या पता करना है कि लड्डू फूल का कौन सा भाग है, यानी कि वास्तविक भिन्न को प्राप्त करना है। सेकेंड, इस भिन्न को ऐसे समतुल्य भिन्न में बदलना है जिससे हर का हो जाए 100 हो जाए। किसी भिन्न को समतुल्य भिन्न में बदलने के लिए आप क्या करते हो, नॉन जीरो नंबर से यहाँ पर आप पॉजिटिव नंबर से रखेंगे। तो पॉजिटिव नंबर से अंश और हर में गुणा करके और वहां पर जो गुणनफल के रूप में अंश और हर प्राप्त होता है उससे बना भिन्न पूर्व के भिन्न का समतुल्य होता है। समतुल्य मतलब तुलना में समान। उनके अंश और हर अलग अलग है, लेकिन दो भिन्नों के अंश और हर अलग होने के बावजूद भी वे तुलना में बराबर कहे जाते हैं। तो ऐसे भिन्नों को हम लोग इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस कहते हैं। ओके, आओ प्यारी लड़की तुम बनाओ। तुमको वो नहीं लिखना है स्टेबल पर, लड्डू फूल का कौन सा भाग है या लड्डू के लिए भिन्न। लड्डू लिख दो, उसके कोष्ठ में लिख दो भिन्न, ताकि हम लड्डू को हम फूल से तुलना कर रहे हैं। लड्डू के लिए कौन सा भिन्न प्राप्त होगा ना। लड्डू क्या है, फूल का फूल ए लड्डू फूल मिठाइया है, फूल मिठाइया का भाग है। तो कौन सा भाग है, फर्स्ट स्टेप, यानी कि लड्डू के लिए आप भिन्न को प्राप्त करते हो, है ना। लड्डू तो होल नहीं, उसका पार्ट है। तो लड्डू कौन सा पार्ट है, वास्तविक भिन्न। सेकेंड, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में चेंज करना है जिससे इनका हर क्या हो जाए 100 हो जाए। ये बराबर का चिन्ह लिखो, यहाँ पर बराबर का चिन्ह लगाओ। चलो बदलो, हम बराबर वहीं लिख सकते हो। अब चलो, अब कन्वेंशन के मुताबिक लिखो। वो 25/100 फ्रैक्शन हो गया, लेकिन परसेंटेज फ्रैक्शन को व्यक्त करने का स्पेशल तरीका लिख दो, नीचे लिख दो। वेरी फाइन। अगला स्टेप में इसके पीछे बराबर का चिन्ह लगाओ। इब्रा, हाँ चलो सही है, सही है जी। यस सर। लड्डू कितना था, 5 को लड्डू था। सावन है ना, इसमें कुछ लड्डू ज्यादा होना चाहिए था ना। अच्छा चलो अगली बार से लड्डू को मैं ज्यादा कर दूंगा, हमको ख्याल ही नहीं था कि आज सावन आ गया है। चलो ताली बजा दो। अब रसगुल्ला कुल का कौन सा भाग है, कौन बताएगा। तू तो चलो आओ, तुम सब आ जाओ, सब अगर तुमको मैं चांस नहीं दे रहा हूं तो तुम्हारे लिए सर्टिफिकेट मैं दे रहा हूं कि तुम सबसे अच्छे हो क्या। और जब नहीं बनेगा तो अंतिम में तुमको मैं बुलाऊंगा ना। और सबको अच्छा बनने का अवसर था, तुमने फायदा उठाया। ऐसा बात नहीं कि मैं तुमको स्पेशल ट्यूशन पढ़ाया हूं, सबको साथ में बैठा कर मैं पढ़ाया। बहुत अच्छा। यस, next step you have to change it into equivalent fraction so that its denominator may become 100। नीचे लिखो ना, नीचे कंटिन्यू करो, बराबर का चिन्ह के नीचे नीचे नीचे।
सही है जी। सही है सही सही है सर। हाँ। अब मैं आपके सामने नाउ वी ब्रिंग ए न्यू सिचुएशंस बिफोर यू, और वहां भी आपको परसेंटेज फ्रैक्शंस प्राप्त करना है। ओके? हमारे स्कूल में कुल कितने स्टाफ हैं? हम कितने टीचर हैं? 5। हमारे स्कूल में कुल टीचर 5 है, जिसमें एक लेडी टीचर्स और बाकी 4 क्या है? जेंट्स क्या है? जेंट्स है ना। माने 1 लेडी एंड 4 जेंट्स। तो मुझे बताओ कि हमारे स्कूल में महिला शिक्षकों का प्रतिशत क्या है? क्वेश्चन क्या है? स्कूल में लेडी मतलब समझ लो ना, महिला लिखते हैं ना, यस सर महिला पुरुष और 5 क्या है? पुरुष पुरुष है। 4 अब स्कूल में हाँ, 4 पुरुष 4 पुरुष। अब स्कूल में महिला शिक्षक का प्रतिशत स्कूल में पुरुष शिक्षक का प्रतिशत आपको ज्ञात करना है, राइट? तो महिला भी कुल का भाग होंगे, पुरुष भी कुल का भाग है। पुरुष कुल का कौन सा भाग है? यानी कि शिक्षकों को अगर 5 भागों में बांट दिया गया है, तो ये 5 पार्ट के तुलना में पुरुष के पक्ष में क्या पार्ट है और महिला के पक्ष में क्या पार्ट है? तो आप यू विल ऑब्टेन रियल फ्रैक्शंस and then you convert them into percentage fractions. And how can you convert into percentage fractions? By applying the rule of equivalency. Okay? आइए, कौन बनाएगा? तुम तो आई हो, तो तुम भी आई हो ना? चलो आओ तुम। हम लोग अभी बहुत जटिल की ओर चलेंगे, पहले सिंपल से कॉम्प्लेक्स की ओर। पहले तो रिपोर्ट दोगे ना, किसका भिन्न प्राप्त कर रहे हो, उसको निकल के उसका भिन्न लिख दो। महिला शिक्षक कौन सा भिन्न प्राप्त कर रहे हो? ए परसेंटेज फ्रैक्शंस। परसेंटेज फ्रैक्शन इज नॉट रियल फ्रैक्शन। वह सिर्फ तुलना कहा जाएगा, तो 100 पर तुलना करने की आदत दी गई, कितना भी संख्या हो, अंतिम में हम 100 पर ही तुलना करेंगे। इसलिए पहले रियल फ्रैक्शंस और तब परसेंटेज फ्रैक्शंस। परसेंटेज फ्रैक्शन इज नॉट रियल फ्रैक्शन, फेक फ्रैक्शंस है, लेकिन उससे तुलना हो जाती है, समझ ना? यहाँ बराबर चिन्ह लगाओ, यहाँ बराबर लगाओ। तो महिला शिक्षक कुल शिक्षक का कितने प्रतिशत है? यानी कि हमारे स्कूल में अगर 100 अगर टीचरों की बहाली अगर हो जाए, तब इसके हिसाब से महिलाएं कितने होंगे? तब पुरुष कितने होंगे? 100 के तुलना में कितने होंगे? 80। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन बनाएगा? तुम नहीं आई हो अभी तक, चलो आओ। बनाओ, यहां पर बनाओ। पुरुष में कौन होता है? मूर्धन स। पुरुष प हर्षाऊ र दुर्गाऊ मूर्धन स। हमारा हिंदी भाषा ध्वनि प्रधान भाषा है। देखिए अंग्रेजी में अशुद्धता बहुत कम होती है लिखने में, लेकिन हिंदी में प्राय अशुद्धता होती है। क्यों? क्योंकि हिंदी भाषा ध्वनि प्रधान भाषा है। हिंदी को वही शुद्धता से लिख सकता है
जो उच्चारण करना शुद्धता से जानता हो, क्योंकि हिंदी शब्दों का तो उच्चारण सही ढंग से नहीं कर पाएंगे तो उनका जो है सो सही ढंग से लिख भी नहीं पाएंगे, क्योंकि हिंदी भाषा ध्वनि प्रधान है। You are getting small, you are getting nervous a little bit. You are getting nervous a little bit. You are doing some mistakes. Means your eyes are not here. Yeah, second step क्या लिखोगे? गलत कैसे है? सही है सर। आओ सुधारो। गलत साता। चलो अब लिखो। 8 लिख दीजिए बेचारी। क्या सही है? तो आपके दोस्त ने यदि सदन में सही बनाया है तो फिर आप कमिटी में करते हैं। अब चलो मैं थर्ड समस्या रख रहा हूं। करना तो यही है, थोड़ी सी वहां पर संक्रिया में अपना कौशल दिखाना है ना। यहाँ पर तो वैसे हर मिल रहे थे जो 100 का क्या थे, 100 उनका मल्टीपल था, यानी 100 के फैक्टर थे। लेकिन हम ऐसे हर में संख्याएं देंगे जो 100 का फैक्टर नहीं है, अर्थात 100 उनका मल्टीपल नहीं है। तब वहां पर हम कैसे करेंगे, इस बात को समझना है। चलो हमारा देश में एक इसरो वैज्ञानिक संस्था है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो क्या करता है? इसरो आकाश की गतिविधि को जानने के लिए हम प्रोब या सैटेलाइट जो भी हो, हम रॉकेट के द्वारा हम भेजते हैं। होता ऐसा है कि हम 20 बार अगर हम टेस्ट करते हैं तो एक ही बार सफल हो पाते हैं। ओके, अभी इसरो का रिकॉर्ड संसार में सबसे अच्छा है मिसाइल लॉन्चिंग का, रॉकेट लॉन्चिंग का, जो मिसाइल के जरिए जाता है ना। तो हम सैटेलाइट जो भेजते हैं रॉकेट के द्वारा, तो कई बार ऐसा होता है कि हम 20 बार भेजते हैं तो एक बार सफल होते हैं, है ना। चलो इसरो ने किसी रॉकेट के परीक्षण के लिए उसने 20 प्रयास किए। कितने प्रयास किए? उनके द्वारा 20 प्रयास में वह 18 बार असफल हुए और 2 बार क्या हुए? सफल हुए। यानी कि अपने रॉकेट को एक निश्चित कक्षा में पहुंचाने में उन्होंने क्या बार? उन्होंने 20 बार रॉकेट लॉन्चिंग किया, लेकिन उनका 18 बार रॉकेट हमारा डिजायर्ड ऑर्बिट में वह नहीं जा सका और भटक करके आकाश में वह गुम हो गया। लेकिन 2 बार हमारा प्रयास सफल रहा। तब क्वेश्चन है, इसरो के रॉकेट प्रक्षेपण की सफलता का प्रतिशत क्या है? इसरो के रॉकेट प्रक्षेपण की असफलता का प्रतिशत क्या है ना। तो यहाँ पर क्वेश्चन होगा, इसरो के रॉकेट प्रक्षेपण की सफलता का प्रतिशत। और इसरो के रॉकेट प्रक्षेपण की असफलता का प्रतिशत। आप समझ रहे हो ना? हमारा इसरो जो है वो किसी रॉकेट को सही ऑर्बिट में भेजने के लिए बार बार हम प्रक्षेपित कर रहे थे, लॉन्चिंग कर रहे थे,
लेकिन हमारा इसरो के 20 प्रयास में ऐसा हुआ कि 2 बार ऐसा हुआ कि वह रॉकेट सही ऑर्बिट में स्थापित हो गई, सॉरी सैटेलाइट। लेकिन 18 बार ऐसा हुआ कि रॉकेट उस सैटेलाइट को सही ऑर्बिट में स्थापित नहीं कर सका। तो हमारा इसरो का यह रिकॉर्ड है। अब हम बताना है कि इसरो की सफलता का प्रतिशत क्या है रॉकेट प्रक्षेपण में और वह सफलता का प्रतिशत क्या है। तो यहाँ भी गणितीय रूप से वही बात करनी है। इन प्रश्नों में प्रश्न तो अलग अलग है, समस्याएं दूसरे क्षेत्रों से है, लेकिन इन समस्याओं में भी जो समाधान का तरीका है वह क्या है, वही है जिसके द्वारा हम पहले समस्या का समाधान किए। अब चलिए आइए, इसको कौन सोल्व करेगा? हु विल सोल्व इट? आओ, तुमको चांस नहीं मिला, इधर आओ। चलो ऊपर तो ऊपर लिखा हुआ है ना, चलो अपने नीचे लिखो। सफलता रॉकेट प्रक्षेपण की सफलता के लिए भिन्न प्राप्त करोगे और रॉकेट प्रक्षेपण की असफलता के लिए भिन्न प्राप्त करोगे। अब फिर इसको समतुल्य भिन्न में मैं बार बार बोल रहा हूं, असफलता का भिन्न, रॉकेट परीक्षण की असफलता का भिन्न। चलो लिखो ना असफलता, ब्राइट लिखो ना। ये क्या लिख रही है? हम कुछ भी बोल रहे हैं, हम तो असफलता बोल रहे हैं ना। असफलता, अ के बाद स के बाद फ के बाद ल के बाद ता, ये असफलता। इसको लिखो ना, क्या लिखी है? यहाँ पर तो असफलता भिन्न के रूप में प्राप्त हो रहा है जी, जो कुल का भाग है। यानी कि असफलता के पक्ष में कितने परिणाम है और कुल कितने परिणाम है, कुल से तुलना किया गया। यही सिस्टम हर जगह मिलेगा। अरे पहले भिन्न तो प्राप्त करो, फिर नेक्स्ट स्टेप में ना। इसको हेल्प करो, कोई फ्रेंड है इसका? आओ फ्रेंड। चलो देखो क्या क्या कर रही है। क्या इसरो का अभी अच्छा रिकॉर्ड नहीं है जी? इसरो का कैसा रिकॉर्ड है? अच्छा नहीं ना है? नहीं सर। इसलिए इसमें सुधार की आवश्यकता है ना। यस सर। यहाँ पर इसरो का जो प्रक्षेपण का जो रिकॉर्ड है वो अच्छा नहीं ना है? नहीं सर। इसमें सुधार की आवश्यकता है ना। यस सर। तो जब आप बड़े होंगे, आपको इसरो में कार्य करने की मौका मिलेगा, तो आप सफलता का रेट को बढ़ा देंगे ना। यस सर। चलिए इसी उम्मीद के साथ आप इसरो के रिकॉर्ड को जरूर सुधारेंगे जब आपको मौका मिलेगा इसरो में कार्य करने के लिए। इसलिए आज ज्ञान को आप अच्छे तरह से प्राप्त कर लेना, ताकि आपकी जिम्मेवारी है अपने देश की वैज्ञानिक संस्थाओं के रिकॉर्ड में सुधार लाना। हो गया? हो गया? सही है जी? यस सर। तो क्यों नहीं इनके लिए ताली बजा दो। चलो अब इसरो के सफलता का रिकॉर्ड क्या है, प्रतिशत बताएं। कौन बताएगा? यही बनाएगी? यस सर। चलो अब इसको एक काम करो कि इसको मिटा दो। ये हो गया ना जी? मिटा दो, क्योंकि हमारे पास स्पेस का कमी है। यस सर।
बराबर लिखो, बराबर का चिन्ह लगाओ, साइन ऑफ इक्वलिटी। तुम्हारा दोस्त सही बना रही है। योर फ्रेंड इज गोइंग इन राइट डायरेक्शन, नहीं सर। गलत रास्ता पकड़ रही है। यस सर। योर फ्रेंड इज फॉलोइंग रॉन्ग वे, यस सर। तो दोस्त ही ना दोस्त को सुधारता है। यस सर। तो अपने मित्र को सही रास्ता पर लाओ ना, सुधार ली सर। सुधार ली चलो। अभी भी क्या हो रही है, तुम्हारी मित्र कहीं भूल रही है ना, कोई है इसका फ्रेंड, आओ अपने दोस्त को मदद करो। ओके, सही है, सही है ना जी? यस सर। तो इस सदन में प्रतिशत भिन्न को अपने वास्तविक जीवन की समस्या में कैसे उपयोग करते हैं, है ना, कब तुलना कैसे करते हैं, इत्यादि बातों को समझ रहे हैं। और मैं एक लास्ट उदाहरण आपके सामने रख रहा हूं, एक या दो उदाहरण रखूंगा और थोड़ा सा हम जटिल स्थिति की ओर मूव कर रहे हैं। किसी मान लो कि हमारे देश की जनसंख्या या तुम्हारी गांव की जनसंख्या की मैं बात कर रहा हूं। इस वर्ष तुम्हारी गांव की जनसंख्या को जब गणना किया गया तो पाया गया कि आपकी गांव की जनसंख्या 180 थी। दो हजार 24 ना जी, 25। ये तो 25 में चल रहा है। 2024 में आपके गांव की जनसंख्या चलिए 500 थी। कितनी थी? 500। फिर 2025 में आपके गांव की जनसंख्या को कितना पाया गया? 525। तो इन वर्षों में आपके गांव की जनसंख्या में कमी हुई कि वृद्धि हुई? यस। तो अब निकालना है कि एक वर्ष में गांव के जनसंख्या में प्रतिशत वृद्धि क्या निकालना है? प्रतिशत वृद्धि कितना है बताओ। यहां पर प्रतिशत वृद्धि यानी कि वृद्धि का तुलना करना है, तो वृद्धि का तुलना किससे होगा? प्रारंभिक जनसंख्या से। किससे तुलना होगा? प्रारंभिक जनसंख्या कितनी है? ओके, तो आप नेक्स्ट ईयर में कितना जनसंख्या हो गया? तो जनसंख्या में वृद्धि कितनी हुई? और यह वृद्धि का तुलना किससे करेंगे हम लोग? प्रारंभिक जनसंख्या से। मैंने प्रारंभिक जनसंख्या कौन है? 500। तो तुलना करेंगे, फिर देखेंगे कि प्रतिशत वृद्धि कितना हुई। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पॉपुलेशन में कितना इंक्रीज किया, और यह इंक्रीज पॉपुलेशन पिछले साल की जनसंख्या का कौन सा भाग है, और फिर इसको हम लोग प्रतिशत ज्ञात करने के लिए वही समतुल्य भिन्न का नियम को प्रयोग करके 100 हर वाली भिन्न को प्राप्त करेंगे। यही तरीका है। तो पहला क्या स्टेप्स होगा? वृद्धि, और फिर वृद्धि का तुलना किससे?
तो यहाँ पर आपको एक भिन्न प्राप्त होगा, इस भिन्न को प्रतिशत बदल देना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको वृद्धि, अब वृद्धि के लिए क्या प्राप्त होगा? अंतिम जनसंख्या माइनस पूर्व जनसंख्या, यानी वृद्धि किसमें हुई है? 500 में हुई है। तो आइए इस प्रश्न का उत्तर कौन देगा? Who will answer these questions? कौन देगा? इस प्रश्न का उत्तर कौन देगा? तुम देगा? आ जाओ। तो फर्स्ट यू हैव टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ इंक्रीज्ड पॉपुलेशन, देन यू हैव टू find out the fraction, means this increased population is which part of the whole. Next you change it into equivalent fraction so that its denominator may become 100. Okay? वृद्धि सही, सही लिखो यार। आपने वृद्धि ज्ञात किया, जनसंख्या में कितना बढ़ोतरी हुई यह तो मालूम किया, और उसे कैसे किया, वो कैसे प्राप्त किया? आपको यह भी दिखाना कि वो संख्या जो प्राप्त किया किन दो संख्याओं में कौन सी संक्रिया करके आप वह प्राप्त किए हैं। आपका माने एक वर्ष में जनसंख्या में कितनी वृद्धि हुई है? 25। हाँ देखो, एक वर्ष में जनसंख्या में वृद्धि, आप लोग समझ रहे हैं ना? संख्या स पर अनुस्वार दो, स पर अनुस्वार सं, वृद्धि। अब चलो, आप वृद्धि का भिन्न मत बताओ, वृद्धि का के लिए कौन सा भिन्न प्राप्त करो? वृद्धि, अच्छा यहाँ पर वृद्धि का तुलना किससे करेंगे हम लोग? आरंभिक से। उसका कौन सा भाग है ना, याद करना। तो वृद्धि का तुलना किससे होगा? आरंभिक जनसंख्या। वहां तो, अब वहां पर चूंकि 500 100 से बड़ा है ना, तो यहाँ पर क्या करना होगा? क्या करना होगा बोलो? चलो क्या करेंगे आप? चलो करो, हाथ करो। ठीक है, वहां 5 लिखो, यहाँ नीचे 5 लिखो। चलो या बराबर चिन्ह लगा दो बीच में, यहाँ। हाँ ठीक है, अब आगे लिख दो प्रतिशत। अब वो स्टेप नहीं, डायरेक्ट लिख देना है 5% ना। अब यहाँ पर रिपोर्ट लो, एक वर्ष में जनसंख्या में वृद्धि प्रतिशत, एक वर्ष में जनसंख्या में वृद्धि और कोष्ठ में प्रतिशत दिखाना है, कि वृद्धि प्रतिशत के रूप में जानना चाहते हैं। जनसंख्या में वृद्धि प्रतिशत। बराबर, सही है ना जी? चलिए, तो आज के इस सदन में हम लोगों ने प्रतिशत भिन्न और इसकी उपयोगिता वास्तविक जीवन में के बारे में हम लोग आज यात्रा को प्रारंभ किए हैं। क्योंकि प्रतिशत भिन्न के दायरा में पूरे व्यवसायिक गणित आता है, आज हम लोगों ने इसकी नींव रखी है।
अब हम अगले सदन में थोड़ी सी और अधिक जटिल परिस्थितियों का हम लोग जिक्र करेंगे और उस जटिल परिस्थिति में प्रतिशत की गणना कैसे करेंगे इस बात के बारे में हम लोग समझेंगे। आज के सदन में इतनी ही जानकारी के साथ आज के सदन को स्थगित किया जाता है। फिर अगले सदन में इसी विषय को लेकर के आएंगे, लेकिन अधिक जटिल परिस्थितियों का हम गणितीय रूप से व्याख्या करते हुए उसका उत्तर प्राप्त करने का कोशिश करेंगे।